स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स की। उसमें हम ये भी देखेंगे कि इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्रोग्राम या स्ट्रेटेजी क्या है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इंडिया का एक लक्ष्य है, एक टारगेट है। बाय द एंड ऑफ 2047 वी आर टारगेटिंग टू प्रोड्यूस 100 गीगावाट एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर। वाई न्यूक्लियर पावर? क्योंकि न्यूक्लियर पावर इज द क्लीन एनर्जी। अब ये स्ट्रेटेजी हमारी है और उस स्ट्रेटेजी में हम अभी स्टेज 1 पे हैं, जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर जनरेशन स्ट्रेटेजी है। उसमें इंडिया अभी फर्स्ट स्टेज पे, और फर्स्ट स्टेज में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स यूज किए जाते हैं। उसी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को लेकर के ये न्यूज है, जहां पर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने बार्क का डिजाइन किया हुआ एंड एनपीसीआईएल का बनाया हुआ जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है उसको मंजूरी दे दी है। और वो कहां कहां पर एस्टेब्लिश किए जाएंगे, कहां कहां पर इंस्टॉल किए जाएंगे, वो भी हम इस न्यूज आइटम में देखेंगे। लेकिन ये तो फैक्चुअल एस्पेक्ट हो गया। जो कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट है वो ये है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वो है रिएक्टर। जो पावर रिएक्टर्स हैं उनका कॉन्सेप्ट, कि किसमें कौन सा फ्यूज यूज होता है, किसमें कूलेंट यूज होता है, किसमें मॉडरेटर्स यूज होते हैं, पहला। और दूसरा 3 स्टेज पावर जनरेशन स्ट्रेटेजी। तो हम दोनों को इत्मीनान से और बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ में और देखते हैं कि इंडिजिनस हेवी वाटर रिएक्टर, इसको मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है, जो कि AERB ने दिया है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने। किसने बनाया है? एनपीसीआईएल ने बनाया है। एनपीसीआईएल को लाइसेंस मिल गया है, ठीक है। और ये कहां पर एस्टेब्लिश किए जाएंगे, इंस्टॉल किए जाएंगे? काकरा पार एटॉमिक पावर स्टेशन, दैट इज इन गुजरात। इतना काफी है, ये हो गई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। तो ये था वो न्यूज आइटम। बात है सिर्फ इसकी, दैट इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की। अब आप समझिए कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बनाए किसने है, ठीक है, डिजाइन किसने किया है? सो बार्क ने बनाया है और एनपीसीआईएल, बार्क ने डिजाइन किया है, एनपीसीआईएल ने बनाया है। मतलब हम अब ये इंडिजिनस न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया बना सकता है, कहीं पे भी स्टैब्लिश कर सकता है। मतलब स्टेज 1 के कंप्लीशन पे हम है। अब मैं बार बार ये जो स्टेजेस वर्ड यूज करता हूं, इसका क्या मीनिंग है, इसके जस्ट बाद हम देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये 2 क्वेश्चंस जो आपको सोल्व करने हैं, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एडवांटेज ऑफ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर इन इंडियाज न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्रोग्राम? ये आपके सामने ऑप्शन रहे। और दूसरा ऑप्शन है, विच कूलेंट इज यूज्ड इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? दोनों क्वेश्चन के आंसर वीडियो के अंत में आपको मिल जाएंगे। मूविंग अहेड विद दिस, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये बैच आज ही शुरू हुआ है, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के लिए आप यदि ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। दैट इज, आपको जो भी कोर्स की प्राइस है, लेकिन वो आपको कोर्स इतने में मिल जाएगा, ठीक है। इस स्लाइड, ये जो पीपीटी है, इसको आप चाहिए आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आपको इस चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है न्यूक्लियर पावर जनरेशन की। तो हम सब जानते हैं कि 2 तरीके से न्यूक्लियर पावर जनरेशन हो सकता है। अभी फ्यूजन तो अभी रिसर्च स्टेज में, लेकिन फिजन से बहुत लंबे समय से पावर जनरेशन होता रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है कि एक अनस्टेबल, दिस इज द अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ लार्ज एटम, ठीक है। अनस्टेबल का मतलब आप ये मान के चलिए कि जो एटॉमिक नंबर 92 के बाद वाले जितने भी होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। और वो अनस्टेबल होकर के करते क्या है, 2 स्टेबल न्यूक्लियस में टूट जाते हैं। और इसके अलावा जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो निकलते हैं और एनर्जी जनरेट होती है। और वो एनर्जी अच्छी खासी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो एनर्जी जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को यहां पे एक न्यूक्लियस में बांधे रखती है, वही एनर्जी यहां पे जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वही कन्वर्ट हो जाती है और उसी से हम एनर्जी जनरेट करते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फिशन, जहां पर एक अनस्टेबल एटम 2 स्टेबल एटम में टूटता है, एनर्जी निकालता है और न्यूट्रॉन निकालता है, ठीक है। ये तो आप सब लोग जानते हैं। ये रहा इंडिया का 3 स्टेज पावर न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्रोग्राम, जहां पर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर फर्स्ट स्टेज में यूज किए जाएंगे।
सेकेंड स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूज किए जाएंगे, और थर्ड स्टेज में यूज किया जाएगा एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अभी तो हम फर्स्ट स्टेज में ही है, ठीक है, अभी फर्स्ट स्टेज ही चल रहा है, सेकेंड स्टेज अभी रिसर्च वाले में है, और थर्ड स्टेज तो अभी देखेंगे कि कब हम थोरियम बेस्ड रिएक्टर बना पाते हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट, मैं जो बार बार बोल रहा हूं फर्स्ट क्या है और थर्ड, वाई थर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट, उसको भी आराम से देखते हैं एक एक करके। अब फर्स्ट जो है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जो हम यहां पे यूज करते हैं। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर मतलब हैवी वाटर इज समथिंग विच विल बी यूज्ड, आप सब जानते हैं कि ये नॉर्मल वाटर होता है और हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप होता है जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं, तो उसको लेकर के जो वाटर बनाया जाता है उसे कहते हैं हैवी वाटर। सो हैवी वाटर विल बी यूज्ड इन ए प्रेशराइज्ड कंडीशन, दैट इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। क्या होता है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग नेचुरल यूरेनियम, मतलब एनरिच्ड यूरेनियम की यहां पे आवश्यकता नहीं है, एज ए फ्यूल, एंड प्रोड्यूस प्लूटोनियम 239। अब आप देखिए प्लूटोनियम 239 जो स्टेज 1 से आएगा, दैट विल बी फ्यूलिंग स्टेज 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। समझे आप बात को, मतलब ये इंटीग्रेशन है, इसका जो बाय प्रोडक्ट बनेगा, अभी हमारा ये टारगेट है कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को यूज कर करके हमें प्लूटोनियम 239 का एक स्टोरेज बना लेना है। जब हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना लेंगे तो वही प्लूटोनियम 239 हम इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज करेंगे अलोंग विद द नेचुरल यूरेनियम, ठीक है। नेचुरल यूरेनियम के साथ थोरियम के साथ हम यूज उसको करेंगे, वही थोरियम यहां पे हमें काम आएगा, कैसे आएगा वो भी मैं बताता हूं, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई कि प्लूटोनियम 239 एज ए बाय प्रोडक्ट फॉर द यूज इन द सेकंड स्टेज, ये मैंने आपको बता दिया। और बहुत टाइम के बाद में वी विल बी बिल्डिंग ए स्टॉक पाइल ऑफ फिसाइल मटेरियल, क्योंकि प्लूटोनियम 239 इज ऑल्सो अ फिसाइल मटेरियल। फिसाइल क्या होता है, फिसाइल मतलब जो एक चेन रिएक्शन सस्टेन कर सकता है, जैसे कि यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239 एज वेल एज यूरेनियम 233, ये फिसाइल मटेरियल होता है, ठीक है, जो चेन रिएक्शन सस्टेन कर सकते हैं। और जो चेन रिएक्शन सस्टेन कर सकते हैं उन्हें ही हम यूज कर सकते हैं किसमें, न्यूक्लियर पावर जनरेशन में। तो ये तीन चीज है। अब दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, यूरेनियम 235 जो नेचुरल यूरेनियम है, इंडिया का इसमें लिमिटेड हमारे पास में रिजर्व्स हैं, तो हमें इसके लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस वजह से हम चाहते हैं कि जो बाय प्रोडक्ट है उसका भी हम यूज कर लें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिसाइल मटेरियल तो ये हो गए, फिर एक और आपको टर्म सुनने को मिलेगी, फर्टाइल मटेरियल। अब ये फर्टाइल मटेरियल क्या होता है, तो फर्टाइल मटेरियल होता है 232, थोरियम 232। ये थोरियम 232 हम सेकंड स्टेज में यूज करेंगे, और इसको फर्टाइल, क्योंकि ये फिसाइल नहीं है फर्टाइल है, मतलब इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिसाइल मटेरियल, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यूरेनियम 233 में। और क्योंकि थोरियम 232 के हमारे पास में अनलिमिटेड भंडार है, मोनाजाइट सेंट, आपने कोंकण कोस्ट पे आप जाएंगे तो आपको मोनाजाइट सेंट मिलेगी, दैट मोनाजाइट सेंट will give us thorium 232 and we will use thorium 232 in the fast breeder reactor। इसकी चादर हम बिछा देंगे और उस पे न्यूट्रॉन्स आके गिरेंगे। फास्ट ब्रीडर, ब्रीडर का मतलब ही क्या है, इट इज द ब्रीड, इट विल ब्रीड फ्यूल, ठीक है। जितना फ्यूल वो कंज्यूम करेगा उससे ज्यादा फ्यूल वो प्रोड्यूस कर देगा। कंज्यूम करेगा वो प्लूटोनियम 239, और प्लूटोनियम 239 के आसपास एक चादर लगा दी जाएगी थोरियम 232 की, जो कि प्रोड्यूस कर देगा आपका यूरेनियम 233, एंड दैट यूरेनियम 233 विल बी यूज्ड एज ए फ्यूल इन द थर्ड स्टेज। दैट इज हाउ वी इंटीग्रेटेड, वी मीन्स अवर साइंटिस्ट, ओके, our scientists integrated first stage with the second and second with the third, and that is how India will achieve self sufficiency, okay, in the field of nuclear power generation, ठीक।
Reactor type, pressurized heavy water reactor, pressurized heavy water reactor और indigenous reactor। तो ये तो हमने बना दिया। ये किस टाइप का है? कैन डू। कैन डू मीन्स कैनेडियम ड्यूटेरियम यूरेनियम डिजाइन बट अडॉप्टेड फॉर इंडियन कंडीशन। दे यूज हेवी वाटर एज ए बोथ कूलेंट एंड मॉडरेटर। कूलेंट मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कूलेंट? कूलेंट मतलब जो रिएक्टर के आसपास जो लिक्विड होता है जो उसको ठंडा करता है, दैट इज कूलेंट। एंड व्हाट इज मॉडरेटर? क्योंकि आप सब जानते हो कि नेचुरल यूरेनियम फास्ट न्यूट्रॉन पे ब्रीड नहीं होता है, वो चैन रिएक्शन नहीं देगा, तो उसको धीरे करना पड़ता है। और धीरे कहां से होगा? मॉडरेटर से। तो यहाँ पे मॉडरेटर और कूलेंट दोनों ही हैवी वाटर होता है, इसी वजह से हमने उसको बोला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं कि नेचुरल यूरेनियम के लिए, नेचुरल यूरेनियम का मतलब 99% तो उसमें क्या है? यूरेनियम 238 जो कि फिसाइल है नहीं। अब बचा हुआ जो पार्ट है उसका क्या है? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 के लिए आपको न्यूट्रॉन्स की स्पीड कम करनी पड़ती है ताकि वो उसको हिट कर सके और उसके न्यूक्लियस को और अनस्टेबल बना के वो उसको दो पार्ट में तोड़ सके। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। देखिए 0.7% सिर्फ U35 होता है जो कि फिसाइल है। इसके लिए हमें न्यूट्रॉन को धीमा करना पड़ेगा। ठीक है, सोर्स प्राइमरली फ्रॉम द डोमेस्टिक माइन सच एज जादूगोड़ा, तमलपल्ली एंड सप्लीमेंटेड बाय द इंपोर्ट। इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंसी है। बाय प्रोडक्ट जो बनेगा इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द न्यूट्रॉन कैप्चर बाय यूरेनियम 238 इन द रिएक्टर विच इज सेपरेटेड ड्यूरिंग द रिप्रोसेसिंग ऑफ द स्पेंट फुल। मतलब यूरेनियम 235 इज ऑल्सो द फर्टाइल मटेरियल। तो दो फर्टाइल मटेरियल हमें मिल गए, यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232। ये दोनों फर्टाइल मटेरियल हो गए। और फिसाइल मैंने आपको लोगों को बता ही दिए थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस वजह से मैं इसको 3 बार रिपीट कर चुका हूं। ठीक है, थोरियम 232 एंड यूरेनियम 238 आर फर्टाइल मटेरियल एंड व्हाट आर द फिसाइल मटेरियल? तो फिसाइल का भी मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार फिर से, that uranium 235 is fissile, plutonium 239 is fissile, and uranium 233 is fissile. They are fissile material. Fissile means can sustain chain reaction. क्या फीचर्स हैं? 18 pressurized heavy water reactor with the total capacity, इतना अभी मैनेज करता है NPCIL। फ्यूल साइकिल मैंने आपको बता ही दिया है, एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, डू नॉट रिक्वायर यूरेनियम एनरिचमेंट, मेकिंग देम सुटेबल फॉर इंडिया लिमिटेड यूरेनियम रिजर्व। ठीक है, ये हो गया। तो इंडिया में ज्यादातर जो है वो यही है। अब आता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। मैंने आपको बताया था दे विल ब्रीड मोर फ्यूल देन दे विल कंज्यूम। ठीक है, utilize plutonium 239 from stage 1 to produce more fissile material, that is plutonium 239 and 233, while generating power. Breed uranium 233 from the thorium। ठीक है, कैसे? ऑपरेट विदाउट अ मॉडरेटर। यहां पे मॉडरेटर आपको नहीं चाहिए क्योंकि आपको ब्रीड करवाना है फ्यूल को। थोरियम विच इज द फर्टाइल मटेरियल शुड बी कन्वर्टेड इनटू फिसाइल मटेरियल। इस वजह से न्यूट्रॉन को धीरे करने की जरूरत नहीं है। यूजिंग फास्ट न्यूट्रॉन टू सस्टेन द चेन रिएक्शन, दे डिजाइन टू ब्रीड मोर फिसाइल मटेरियल देन दे कंज्यूम, प्रोड्यूसिंग एडिशनल प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम, मैनेज्ड बाय भाविनी। ठीक है, भाविनी उसको मैनेज करता है लेकिन अभी प्रोटोटाइप स्टेज में है। क्या करते हैं यहाँ पे? मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल यूज करते हैं जहां पे प्लूटोनियम एंड यूरेनियम डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। ठीक है, और थोरियम ब्लैंकेट यूज किया जाता है, वेयर थोरियम 232 इज प्लेस्ड इन अ ब्लैंकेट अराउंड द रिएक्टर कोर, कैप्चर न्यूट्रॉन एंड प्रोड्यूस यूरेनियम 233। ठीक है, जो कि स्टेज 3 में यूज किया जाएगा एंड दैट इज द स्टेज 3। तो करेंटली कलपक्कम में ही है बस। ठीक है, इंडिया फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर। अब ये प्रोटोटाइप सक्सेसफुल हुआ तो हम स्टेज 2 में भी प्रवेश कर जाएंगे। अब ये अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट में ही है। ठीक है, थर्ड वाला सेल्फ सफिशिएंसी इन न्यूक्लियर पावर के लिए जरूरी है। यूटिलाइजिंग थोरियम 232 अबंडेंट इन इंडिया मोनोजाइट सेंट टू प्रोड्यूस 233 फॉर सस्टेनेबल पावर जनरेशन। इसके लिए रिएक्टर कौन सा यूज होगा? एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। यूरेनियम 233 जो वहां से मिलेगा और प्लूटोनियम इसमें फ्यूल बन जाएगा। दीज रिएक्टर्स ऑपरेट ऑन द थर्मल न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम यूजिंग हेवी वाटर और लाइट वाटर एज ए। ठीक है, इंडिया मोस्ट एडवांस्ड रिएक्टर अप्रोचेस फिनिशिंग लाइन। अब देखते हैं ये कब तक आता है।
इसमें कौन कौन सा क्या यूज होगा जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि 3 स्टेज जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन है, जो प्रोग्राम है, वो क्या है और वो कैसे हमें सेल्फ सफिशिएंसी की ओर लेकर के जाता है। ठीक है, मॉडरेटर क्या है, मॉडरेटर का पर्पस क्या होता है, जो मैं बता रहा हूं आप सब लोग जानते ही हैं कि मॉडरेटर का पर्पस है न्यूट्रॉन जो कि फास्ट मूविंग होते हैं उनको धीमा करना। क्यों धीमा करना? क्योंकि जो नेचुरल यूरेनियम है उसमें 0.7% यूरेनियम 235 है जो कि फिसाइल मटेरियल है, तो उसके न्यूक्लियस को अनस्टेबल बनाने के लिए न्यूट्रॉन को धीमा होना आवश्यक है, नहीं तो वो उस पर जाके हिट कर ही नहीं पाएगा। इस वजह से मॉडरेटर्स का यूज किया जाता है टू स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन टू सस्टेन द चेन रिएक्शन इन द थर्मल रिएक्टर। चाहे वो लाइट वाटर हो, हैवी वाटर हो या ग्रेफाइट हो, सबका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला आते हैं किस पे? कूलेंट पे। कूलेंट क्या होता है कि रिएक्टर के आसपास, ठीक है, रिएक्टर को कूल करने के लिए, क्योंकि ओवरहीट होगा तो फट भी सकता है, उसमें वाटर यूज किया जाता है, चाहे वो लाइट हो या हेवी हो, D2 हो। यूज्ड इन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, इफेक्टिव बट रिक्वायर हाई प्रेशर सिस्टम। गैसेस यूज की जाती हैं, लिक्विड सोडियम यूज किया जाता है इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, एंड मोल्टन सोल्ट यूज किया जाएगा इन MSR एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, relevance choice of coolant impact the reactor safety efficiency is a key consideration। ठीक है, कूलेंट लीक शट डाउन द न्यूक्लियर रिएक्टर, ऐसा भी होता है, तो इसका लीकेज भी नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि थोरियम बेस्ड रिएक्टर के क्या फायदे हैं। सिंपल सी बात है, यूरेनियम हम इतना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, कभी भी यूएस टाइप की जो अनस्टेबल कंट्री है जिसका कभी भी दिमाग घूम सकता है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा इस मामले में इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए। उसके लिए हमें थर्ड स्टेज पे जल्दी से जल्दी पहुंचना है ताकि हम वो जो 100 गीगावाट बाय द एंड ऑफ 2047 जो प्रोड्यूस करने का लक्ष्य है उसको पूरा कर सकें। तो उसके लिए थोरियम बेस्ड रिएक्टर पे आना जरूरी है, और उसके बहुत सारे फायदे हैं। सस्टेनेबिलिटी है, क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई हमारे पास थोरियम की। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम एज ए शीट यूज करते जाएंगे और वहां से यूरेनियम 233 बनाते जाएंगे, पहला। दूसरा, सेफ्टी, पैसिव सेफ्टी सिस्टम होता है, मतलब ज्यादा सेफ होते हैं। तीसरा, वेस्ट मैनेजमेंट इजी है, क्योंकि थोरियम बेस्ड रिएक्टर में जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लिव्ड नहीं होता है। देन एलिमिनेटिंग यूरेनियम इंपोर्ट, बता ही दिया, एनर्जी सिक्योरिटी आ जाएगी, इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाएंगे, और ग्लोबल लीडरशिप के दुनिया में हम बता सकते हैं कि भाई हमने ये अचीव कर लिया है, आप लोगों ने अभी अचीव नहीं किया है। इसके अलावा ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि आप देख सकते हो एटॉमिक पावर जनरेशन से, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना पहले, ठीक है, बाद में उसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जो डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस होता है। ठीक है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं ये आप देख सकते हैं। NPCIL 1987 में बना, जो कि क्या करता है वो सब आपको पता है। तो ये उन दोनों क्वेश्चंस के रहे आंसर जो आपके सामने है। पहले का बी आ जाएगा, दैट इज नो नीड ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड विच कूलेंट इज यूज्ड इन द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो आप जानते हैं कि लिक्विड सोडियम यूज किया जाता है। So I hope this lecture is useful to you. If this lecture is useful to you, then please like, subscribe and comment. Thank you. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।